हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन स्टार्ट करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, इसमें दो भाग में है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम और दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। पहला वाला 1773 से 1853 तक और दूसरा जो है 1858 से 1947 तक। ठीक है, अब है कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। चलिए देखते हैं नोट्स में। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवेरिंग मानसन और बारवेल को काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। आगे हैं, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसके केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। आगे हैं, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया। अब प्रश्न कोश देखते हैं। इस प्रश्न क्या है। पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आइए इसके बारे में जानते हैं।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, जिसमें पहला है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्या आंसर सही होगा? इसका सही होगा केवल एक में है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो लेमेस्टर नहीं होंगे, एलिजा इम्पे होंगे, क्योंकि वही प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले बी में क्या है, पहला का हो जाएगा ए का हो जाएगा 2 नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स इंडिया का भारतीय अधिनियम 1784। ठीक है, बी का हो जाएगा 1 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। इसमें है नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स इंडिया का अधिनियम 1784 नियंत्रण बोर्ड यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 हो जाएगा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तथा चार्टर अधिनियम 1833 हो जाएगा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के नियुक्ति से संबंधित। अब आगे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? इसके ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तीनों सही है, जिसमें पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इसका डिस्क्रिप्शन है कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए हैं तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तीसरा है, भारत का राजस्व
अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 2, ये और ये। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते क्या है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार के प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय तथा अथवा क्राउन की देशज प्रथा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो अगला चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसका नाम होगा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।